लागू कोरोना कर्फ्यू के बाद आज से यूपी के 61 जिलों में कोविड प्रोटोकॉल समेत कई नियमों के साथ बाजारों, दफ्तरों और दुकानों को खोल दिया गया है। प्रदेश के जिस भी जिले में कोरोना के 600 से कम केस हैं, वहां अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील के तहत बाजार और दुकानें खोल दी गई हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद कई जगहों पर लोग बिना मास्क के भी सड़कों पर दिख रहे हैं, जबकि कई जगहों पर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रयागराज, आगरा, रायबरेली, बांदा, बागपत और बाराबंकी की ये तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उधर यूपी में आज से सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया है। यूपी सरकार ने अगले 2 महीने में 3 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। जून महीने में 1 करोड़ और जुलाई में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, काशीपुर, हमीरपुर, बरेली, पीलीभीत और कानपुर की तस्वीरें, जहां पर वैक्सीनेशन अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और लोग भी अब बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेट होने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी 75 जिलों में आज वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। यूपी में आज से शुरू हुए मेगा वैक्सीनेशन अभियान की सीएम योगी खुद निगरानी कर रहे हैं। इसी के तहत लखनऊ मुख्यमंत्री के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बनाए गए मेगा वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वहां चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने के दौरान दूरी बनाए रखने और यूपी में इस अभियान को सफल बनाने की अपील भी की। बहुत सारी जगह लोग वैक्सीन से भाग रहे थे। इतनी भ्रामक प्रचार वैक्सीन के लिए किया गया, लोग भाग रहे थे। बाराबंकी में एक गांव में जब वैक्सीन देने के लिए टीम गई कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, तो गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने नदी में कूद गए। बाद में सीनियर अधिकारी वहां गए, लोगों को समझाया गया। अंततः उस दिन 100 वैक्सीन भी ली। ये लगातार प्रयास हर एक स्तर पर प्रारंभ हो रहे हैं और टेस्ट करवाने से कोई भागे ना, वैक्सीन लेने से कोई भागे ना। हमें बचाव के उन सर्वोत्तम उपायों को करना होगा। प्रदेश के 61 जिलों के अनलॉक होने के बाद यहां मौजूद तमाम मंदिर भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत शर्तों के साथ खोल दिए गए हैं। हम आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मथुरा का बांकी बिहारी मंदिर, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर, जबकि प्रयागराज में लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों में फिलहाल एक बार में 5 भक्त जा सकते हैं। इस दौरान सभी के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। महीनों बाद मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम भक्तों के लिए खोला गया, जहां पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। इस दौरान भले ही प्रशासन अधिकारी कोविड नियमों का पालन होने का दावा करते रहे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट दिखी। कुछ श्रद्धालुओं को छोड़कर ज्यादातर मास्क में तो दिखे, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई। फिलहाल हफ्ते में 5 दिन 12 घंटे मंदिर खोले जाने की अनुमति दी गई है, यानी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही मंदिर में दर्शन पूजन किया जा सकेगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन अनलॉक शुरू हुआ है, तो मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के लिए यह निर्देश हुआ है कि वहाँ मास्क और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बार में केवल 5 ही व्यक्ति मंदिर के भीतर जाएं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जो ये गोले बने हुए हैं उसमें रखते हुए लोगों को उसमें करा जा रहा है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन के बीच सरकार के कामकाज और पार्टी से समन्वय को लेकर लखनऊ में लगातार दूसरे दिन बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में संगठन महासचिव बीएल संतोष की अगुवाई में हुई बैठक को आगामी चुनावों के मद्देनजर भी काफी अहम माना जा रहा है। आज की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने यूपी सरकार के कई मंत्रियों से बात की।
आज जिन मंत्रियों से बीएल संतोष ने मुलाकात की उनमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, महेंद्र सिंह, रमापति शास्त्री, सतीश द्विवेदी, अनिल राजभर और अशोक कटारिया के अलावा गुलाबो देवी भी शामिल थीं। इसके अलावा बैठक में कई सांसदों और विधायकों को भी बुलाया गया था, जिसमें संगठन और सरकार के कामकाज और दोनों के बीच समन्वय को लेकर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया। टेलीविजन स्क्रीन पर वो तमाम चेहरे आप देख सकते हैं जो आज की बैठक में शामिल हुए। बैठक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। अरे मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त, कल यूपी में बिजली कर्मचारियों की आंशिक हड़ताल रहेगी। सिर्फ अस्पतालों, आम लोगों को बिजली आपूर्ति होगी। संविदा कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने की मांग की जा रही है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को विद्युत कर्मचारी संघ ने पत्र लिखा है। कोरोना से 253 बिजली कर्मियों की अब तक मौत हो चुकी है, ये विद्युत कर्मचारी संघ का दावा है और इसीलिए वो अपने आप को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ मांग है जिसके लिए हड़ताल कर रहे हैं कल विद्युत कर्मचारी? बाकी देखिए, इस समय प्रदेश में एस्मा लगा है, ऐसे में जो विद्युत कर्मचारी हैं ये पूर्ण रूप से हड़ताल नहीं कर सकते। यही वजह है कि इन लोगों ने अब कुछ जो सेवाएं हैं उनका बहिष्कार करने का फैसला लिया है। और अगर कल की बात करें तो बिजली कर्मी जो है ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल और जो आम जन को सेवाएं दी जाती है सिर्फ उन पे काम करेंगे। इसके अलावा जो राजस्व से जुड़े हुए काम है या फिर जो अधिकारियों की, चाहे डीसी हो, चाहे एमडी की हो या किसी की थी, उसमें शामिल नहीं होंगे। इस तरह से अपना विरोध जताएंगे। इसकी मांग अगर कहें तो देखिए, दावा किया जा रहा है जो संघर्ष समिति है उसका कहना है कि कोरोना काल में 253 कर्मचारी हैं बिजली विभाग के जिनका निधन हुआ है। इन लोगों के लिए मदद मांगी जा रही है, अनुग्रह राशि दी जाए, मृतक आश्रित को नौकरी। इसके अलावा इनके संगठन की अगर बात करें तो उनका कहना है कि फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करते हुए प्राथमिकता पर इन लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए। पूर्व में बिजली कर्मियों ने आंदोलन किया था और उसके बाद जब इन लोगों की सहमति बनी थी, हड़ताल की थी इन लोगों ने, उसके बाद जो सहमति बनी थी सरकार के साथ वो ये थी कि इनके खिलाफ आंदोलन के दौरान जो भी FIR दर्ज हुई है वो वापस होगी। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि FIR उससे कई जगह वापस नहीं हुई, बल्कि कई जगह पर उसकी जो विवेचना है उसको तेज किया गया है। यानी उनका कहना उनके साथ धोखा किया गया है। ऐसे में और यही वजह है कि वो अब हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं। शुक्रिया आपका शैलेश तमाम जानकारी के लिए। और अब उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के लिए तलाश शुरू हो चुकी है। दरअसल वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आ रही है, नए डीजीपी को लेकर तमाम नाम चर्चा में आ गए हैं। डीजीपी के पद की रेस में वरिष्ठता के आधार पर कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन रेस में ईओडब्ल्यू और एसआईटी के डीजी आरपी सिंह, डीजी जेल आनंद कुमार और डीजी बीएसएफ मुकुल गोयल के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। आरपी सिंह ने बीते 2 साल के दौरान पीएफ घोटाला, बाइक बोर्ड घोटाला, सहकारिता भर्ती घोटाला और मदरसों में फर्जीवाड़े के तमाम खुलासे किए हैं। दूसरा नाम मुकुल गोयल का है जो फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बीएसएफ के जवान हैं, डीजी हैं। और तीसरा नाम आनंद कुमार का है जो इस वक्त डीजी जेल के पद पर तैनात हैं और जेलों में तमाम सुधार करने वाले अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इन तमाम नामों में से कौन होगा यूपी का अगला डीजीपी, इसका फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। डीजीपी अवस्थी 1985 बैच के आईपीएस हैं और सबसे सीनियर अफसर हैं। उनके बाद अरुण कुमार का नाम है, लेकिन वो भी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। जिन अफसरों के नाम यूपीएससी भेजे जाने हैं उसमें 1986 बैच के नासिर कमाल, 87 बैच के मुकुल गोयल, आरपी सिंह, विश्वजीत महापात्रा, गोपाल लाल मीणा, आरके विश्वकर्मा, डीएस चौहान, अनिल कुमार अग्रवाल, आनंद कुमार के अलावा 1990 बैच के आईपीएस एसएन साबत और रेणुका मिश्रा भी शामिल हैं। आरपी सिंह, डीएस चौहान और आनंद कुमार सबसे चर्चित नाम हैं। आरपी सिंह डीजी ईओडब्ल्यू और एसआईटी की पोस्ट एक साथ संभाल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण जांचें बीते 2 साल में उन्होंने की हैं। डीएस चौहान एकमात्र ऐसे अफसर हैं जिन्हें सरकार ने डेपुटेशन से बुलवाया है। आनंद कुमार एडीजी एलओ रह चुके हैं, इसलिए उनकी भी दावेदारी।
वाराणसी के सभी जर्जर भवनों को गिराया जाएगा। मकानों को चिन्हित कर गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। जनहानि से बचने के लिए जिला अधिकारी ने यह आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वाराणसी के सभी जर्जर मकानों को गिराया जाएगा। मकानों को चिन्हित कर उन्हें गिराने के आदेश अब जारी कर दिए गए हैं। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि जितने भी मकान जो कि जर्जर अवस्था में हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं और किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, उन सभी को गिराया जाएगा। मकानों को बाकायदा चिन्हित कर लिया गया है। और काशी विश्वनाथ धाम में निर्माण कार्य से नजदीक जर्जर मकान हिस्सा गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 6 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। इस पूरी घटना की जानकारी प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से भी ली। है कि एक भवन था जो आधा टूटा हुआ था और वो आउट ऑफ बाउंड्स था, वहाँ पर सभी का जाना प्रतिबंधित था और कोई वहाँ जाते भी नहीं थे। और उसके थोड़ी दूर में एक भवन था जिसमें हम जो भी परियोजना में हमारे श्रमिक भाई लगे हैं उन लोगों को वहाँ पर ठहराया गया था। 2 लोगों की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई और बाकी जो 6 अन्य लोग घायल थे उसमें 5 को प्राथमिक उपचार के पास छोड़ दिया गया है। उनको चोट ज़्यादा नहीं आई है। एक को पैर में चोट आई है जिनका उपचार चल रहा है, वो भी आउट ऑफ डेंजर है। और जो डिसीज्ड हैं उनको जो भी प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से उनका पोस्टमार्टम आदि कराया जा रहा है। उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा चेक तत्काल अभी प्रदान भी किया जा रहा है और जो इंजर्ड हैं उनको 50,000 रुपये का तत्काल मुआवजा उनको जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके और हमारे परिषद के प्रशासन के द्वारा मिलाकर उनको तत्काल प्रोवाइड किया जा रहा है। गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ाने के फैसले पर अब नगर निगम को अपने ही पार्षदों का विरोध झेलना पड़ रहा है। गाजियाबाद में हाउस टैक्स में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके खिलाफ अब विरोध तेज हो गया है। गाजियाबाद नगर निगम के विरोध में अब कई पार्षद, RLW एसोसिएशन और व्यापार संगठन के लोग भी उतर आए हैं। नगर निगम की टैक्स वृद्धि को लेकर दुकान चलाने वालों पर भी गहरा असर पड़ेगा, लिहाजा उनका भी विरोध साफ साफ नजर आ रहा है। इस मामले पर एबीपी गंगा की टीम ने गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर से बात की तो पार्षदों के विरोध को लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि ये टैक्स नया नहीं है। 2017 में बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव हुआ था, इसी के आधार पर बढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली विरोध 2 वजह हैं। एक तो पहली वजह यह कि कोरोना टाइम का कोरोना का समय चल रहा है और इस टाइम में बहुत सारे परिवारों ने अपने ऐसे लोगों को खो दिया है जो उनके यहाँ अर्निंग पर्सन थे, कमाई का जो एकमात्र सहारा थे, उन्हें खो दिया। ऐसी स्थिति में नगर निगम को ये विचार करना चाहिए कि हम उनके परिवारों को किस तरीके से सहायता पहुँचा सकते हैं, किस तरीके से उनका टैक्स कम कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं। इस समय उनके साथ टैक्स लेना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और दूसरा विषय ये है कि जो लोगों ने नहीं भी खोया है, कहीं ना कहीं सबकी आमदनी कम हुई है, दुकान वालों की सेल कम हुई है और जो नौकरी पेशा वाले थे बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई। ऐसी हालत में टैक्स बढ़ाया जाना उचित नहीं। देखिए, जिस समय पे ये बढ़ाया जा रहा है ये समय उपयुक्त तो नहीं है। हम इस चीज़ के विरोध में नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये जो समय चुना है बढ़ाने के लिए, समय बहुत गलत चुना है। ये इस समय पे गरीब से गरीब आदमी भी और मध्यम क्लास आदमी भी, उसके पास गुंजाइश नहीं है। लोगों के रोजगार खत्म हो गए और लॉकडाउन के कारण गरीब से गरीब आदमी और मध्यम क्लास आदमी बहुत परेशान है। गाजियाबाद में जो इस बार हाउस टैक्स आने वाला है वह 15% बढ़कर आने वाला है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र जी हमारे साथ हैं। ये बताइए सर कि इस समय जो पार्षद हैं वो काफ़ी इस समय शोर मचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोविड काल चल रहा है और कोविड काल में 15% बढ़ाने की ऐसी भी क्या ज़रूरत थी कि नगर निगम को, जो कि अभी इसी काल में नगर निगम ने 15% बढ़ाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अभी हाल फिलहाल में या पिछले साल 3 साल से ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ कि हाउस टैक्स बढ़ाया जाएगा। ये पहले का जो बोर्ड प्रस्ताव है 2017 का, वही बोर्ड प्रस्ताव पारित है, जो कि रूटीन में हर साल जो है एक बहुत मिनिमम जो परसेंटेज बढ़ता है ये वही है। कोई अलग से टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। और ये पूरा का पूरा जो टैक्स बढ़ोतरी का जो पीछे हम लोगों ने आपत्तियाँ मांगी थी, ये अभी भी पेंडिंग है। इस प्रकार की किसी भी अफवाह पे लोग ध्यान ना दें। ये जब तक बोर्ड बैठक नहीं होगी, वहाँ पर निर्णय नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार का कोई नया टैक्स बढ़ाया नहीं गया।
अगले महीने के लिए कहा जा रहा है कि अगले महीने जो बढ़कर आने वाला 15% टैक्स, उसको लेकर शोर मचाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कच्ची कॉलोनियाँ गाजियाबाद में बहुत सारी हैं, उनसे भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर जो नगर निगम मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाता, लेकिन उसके बाद भी उनसे बढ़ाने की इतनी जल्दी है, उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। ऐसा क्यों सर? देखिए, ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है जो आप बात कर रहे हैं। टैक्स बेस भी हमको टैक्स बेस जितना बढ़ा सकते हैं टैक्स बेस बढ़ेगा, और किसी प्रकार का कोई नया टैक्स इसमें लागू नहीं किया गया है। ये रूटीन का जो हर साल 5% का टैक्स का जो बोर्ड प्रस्ताव पारित है पहले से, और ये रूटीन हर साल का बढ़ता है, कोई नया टैक्स अभी तक नहीं बढ़ा है। और नए टैक्स को बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है वो ऑलरेडी बोर्ड में आएगा, और बोर्ड में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको हम लोग लागू करेंगे। ये थे गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र तंवर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरह की अफवाहों पे ना जाएं। जो ये टैक्स है जो 5% हर साल बढ़ता था, पिछले 3 साल से टैक्स कोई नहीं बढ़ाया गया, इसलिए इस बार जो 15% टैक्स है वह बढ़ाया गया है। गाजियाबाद से बीबी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। काशी यानी वो नगरी जिसका आकर्षण हर किसी को अपनी ओर खींचता है। कोरोना की पहली लहर ने पर्यटन की कमर तोड़ दी थी, लेकिन एक बार फिर से गाड़ी पटरी पर आ रही है। लेकिन इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर आई और एक बार फिर से पर्यटन ठप है। वाराणसी के बंदरगाह पर 80 सीट का क्रूज आज भी रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर खड़ा दिखाई दे रहा है। क्रूज जनवरी महीने में गोवा से चलकर वाराणसी पहुंचा था। उम्मीद थी कि यह क्रूज सरकारी तौर पर चलेगा और घाट किनारे आने वाले आम यात्री को क्रूज का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। हालांकि उम्मीद है कि जल्दी क्रूज काशी को अपनी सेवा देगा और घाट किनारे आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। जी, कोरोना की जो दूसरी लहर, जो कि हम मान सकते हैं कि 10 अप्रैल से ज़्यादा प्रभावी रही, इसमें पूरी तरह से आंशिक लॉकडाउन रहा। इसमें पर्यटक बिल्कुल भी मतलब कम आए यहाँ पे, और इसमें जितने भी यहाँ पे टूरिज़्म की एक्टिविटी थी बंद रही, क्योंकि लोग खुद ही बड़े जागरूक रहे और लोग बाहर कम से कम निकले। अब चूँकि स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये पहले जैसा ही हो जाएगा पर्यटन का। बाकी शादियों का मौसम था तो जो भी लोग मिनिमम जो भी अलाउ था उसमें शादियाँ वगैरह हुई हैं, लेकिन हाँ, जो ये बहुत ग्रोथ का पीरियड था उतनी अपेक्षित ग्रोथ नहीं रही है, नुकसान हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर से पर्यटन प्रभावित है। आपको बता दें कि ये क्रूज बनारस में 31 जनवरी को पहुंच चुका था, लेकिन आज तक ये क्रूज गंगा की लहरों में आम जनता को अपनी सेवा देने में असमर्थ साबित हो रहा है। आप किसके साथ ही जान लीजिए कि ये क्रूज लगभग 80 सीट का है और इस क्रूज में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। ये क्रूज आम जनता के लिए लाया गया था, इसका टेंडर भी किया गया, लेकिन जो टेंडर हुआ वो जो आम जन की ज़रूरत है, जिस हिसाब से इस जहाज़ को ले आया गया है, उस ज़रूरत पर खरा न उतरने के कारण इसका टेंडर अभी तक नहीं हो सका है। आगे के दिनों में पर्यटन विभाग इस जहाज़ का फिर से टेंडर करने की बात कह रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये जहाज़ यहाँ पहुँचा तो उसके बाद इसका टेंडर आखिर क्यों नहीं किया गया? आखिर ये क्रूज कब तक आम जनता को अपनी सेवाएं दे सकेगा? कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।